यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो यूकेटी का टेस्ट है यहाँ पर, इसमें से टेस्ट नंबर आपका 8वां रहेगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम लोग कल देख चुके थे, राइट। तो यहाँ से पार्ट 2 देखेंगे टेस्ट 8 का, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। ठीक है, इसका सिलेबस देखो, सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, क्या क्या सिलेबस इसका है, राइट। क्या क्या इसमें टॉपिक दे रखे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से फॉलो करनी है, और क्या क्या चीज़ें ऐसे, मतलब इन सब चीज़ों जो यहाँ पर लिखा है कि क्लास इतने NCERT और ये सब चैप्टर, तो इन सब से निकाल करके यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाए गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। और टेस्ट नंबर 9 कल आएगा आपका। यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले अम्ल वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं, अम्ल वर्षा वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। ठीक है, सेकेंड बात है, इससे पेयजल की आपूर्ति में भारी धातुओं का निच्छालन हो सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अम्लीय वर्षा है, इससे एल्युमिनियम और भारी जो धातु होती है, निच्छालन मतलब क्या होता है, लीचिंग करना, ठीक है, उसको बढ़ा सकती है, जो फिर भूजल और पेयजल आपूर्ति को मिल सकती है, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। थर्ड, वायुमय कणकीय पदार्थों की उपस्थिति के साथ इसकी आगे क्या लिखा है देखते हैं, संभावना कम हो जाती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर वायुमय कणकीय पदार्थों की उपस्थिति वास्तव में अम्ल वर्षा की संभावना को कम नहीं करती है, बल्कि ये कण कभी कभी स्वयं अम्लीय हो सकते हैं, जो शुष्क या निक्षेपण, जो ड्राई डिपोजिशन होते हैं, उसके रूप में गिर सकते हैं। तो क्या होगा, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर, यहाँ से ये बात सही हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 52 है, अपरत खाद्य श्रृंखला के संबंध में विचार करना है। ये उत्पादकों द्वारा जैविक पदार्थों के उत्पादन के साथ आरंभ होती है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये उत्पादकों द्वारा जैविक पदार्थों के उत्पादन से आरंभ नहीं होती है। इसके विपरीत ये मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि गिरे हुए पत्ते, मृत जीव है ना, उनके साथ शुरू होती है, राइट। उत्पादक घास खाद्य श्रृंखला जो होती है, उसका प्रारंभिक बिंदु होते हैं। पहली बात गलत है यहाँ से। सेकेंड बात है, मृत कार्बनिक पदार्थ में निम्नीकरण से ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकताएं पूरी होती है। सेकेंड बात ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अपरत खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये मृत कार्बनिक पदार्थों के निम्नीकरण से पूरी होती है। इससे क्या होता है, मुख्य रूप से मृत जीवी जैसे कवक और जीवाणु शामिल होते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल और अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं इसको। ओनली 2 करेक्ट है आंसर, यहाँ से क्या होगा, सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, जैव विविधता के संबंध में क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। जैव विविधता के संरक्षण के से जुड़ी जो जनजातियाँ हैं, उससे संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात जनजाति, और यहाँ पर राज्य दे रखा है, कोली महाराष्ट्र। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर कोली समुदाय पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने के लिए तटीय पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण से जुड़े होते हैं, राइट। तो यहाँ से महाराष्ट्र पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। एझवा असम, ये गलत है, क्योंकि एझवा मुख्य रूप से केरल राज्य में एक समुदाय है, न कि असम का, ये बात गलत हो जाएगी। कोडवा कर्नाटका, कोडवा बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर समुदाय कर्नाटक के यहाँ पे जो कोडगु क्षेत्र है वहाँ पे रहता है, जो अपनी यहाँ पर अनूठी संस्कृति और स्थानीय विविधता है, उसके संरक्षण की पारंपरिक तरीकों के लिए जानते हैं। 1 3 करेक्ट है आंसर, यहाँ से क्या होगा, आंसर हो जाएगा 53 का 1 और 3 करेक्ट है, सी। 54 है, निम्नलिखित में से किन विधियों से प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सहायता मिल सकती है। कहने का मतलब है कि जो कौन सी विधि ऐसी है जिससे प्रभावी अपशिष्ट में सहायता मिल सकती है प्रबंधन करने को लेकर। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं स्टेटमेंट, स्रोत के स्तर पर सूखे और गीले अपशिष्ट के रूप में अपशिष्ट पृथक्करण से। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो स्रोत के स्तर पर जो अपशिष्ट का पृथक्करण है, ये सहायक सूखे और गीले कचरे स्रोत पर ही अलग अलग रिसाइकलिंग के बाद यहाँ पर खाद बनाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है, जिससे क्या है, प्रबंधन प्रभावी होता है। बात सही है। कचरा भराव क्षेत्रों में जैव निर्मीकरण जो सामग्री होती है उसके निक्षेपण से। सेकेंड बात गलत, क्योंकि कचरा भराव क्षेत्र में जैव निर्मीकरण जो सामग्री होती है, ये क्या होती है, ये सहायक नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर गैर जैव निर्मीकरण सामग्री जैसे प्लास्टिक, लैंडफिल, जो कचरा भराव क्षेत्र होता है, उसको जमा करने में पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है, ये स्थायी समाधान नहीं हो सकता है, गलत है। कूड़ा बीनने वाले जो दस्ताने होते हैं और गैस मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान से, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 बातें इसकी क्या करेक्ट है, जो यहाँ से प्रभावी अपशिष्ट करने में सहायता करेंगे या प्रबंधन करने में सहायता करेंगे। 1 3 आंसर यहाँ से क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, देखते हैं।
55 है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के उत्सर्जन से हो सकता है क्या? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये 1 एक तो धातु का संक्षारण ठीक है पहला करेक्ट है, और एक दूसरा इमारतों का रंग उड़ना, दोनों बातें क्या है करेक्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से अम्ल वर्षा होती है जिससे क्या धातुओं का संक्षारण और इमारतों का रंग उड़ना हो सकता है। इसे इमारतों का विशेषकर संगमरमर से बनी जो इमारत है उस पर इसका प्रभाव उल्लेखनीय रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के संचय के कारण होती है, ना कि यहाँ पर सीधे तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से। सीधे से आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग तो गलत हो गया, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो ये बात सही है। 56 देखते हैं। 56 यहाँ से इसमें बोल रहे हैं जैवभार गैसीकरण के बारे में बताना कौन सा सही होगा। जैवभार को दहनशील गैस में परिवर्तित करने की तकनीकी को संदर्भित करता है। पहली बात क्या होगी यहाँ से करेक्ट है। जैवभार गैसीकरण जो होता है जो बायोमास गैसिफिकेशन होता है, ये तकनीकी होती है जिसमें जैवभार को दहनशील गैस जिसे सिन गैस भी कहते हैं उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। इस गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, बात सही है। ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जैवभार जो है एक नवीकरणीय स्रोत है, इसलिए यहाँ पर यह प्रक्रिया नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को भी एक तरीका माना जा सकता है। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का या नवीकरणीय जो यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सही चुनना है, जैव मतलब ऊर्जा का नवीकरणीय है जो इसको चुनना है आपको। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 56 का क्या होगा 1 2 3 डी। क्वेश्चन 57 है निम्नलिखित में से कौन खाद पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है? आंसर हो जाएगा, पहले देखो बात करते हैं यहाँ पर संख्याओं का पिरामिड जो होता है राइट, ये क्या होता है जैव और संख्या पिरामिड और जैवभार का पिरामिड ये दोनों क्या है सीधे और उल्टे हो सकते हैं। ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़े पेड़ पर रहने वाले जो पक्षी है और कीट है उसके पारिस्थितिक तंत्र की संख्याओं का पिरामिड उल्टा हो सकता है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है हमेशा क्या होता है सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक होता है और कम हो जाता है, ऊर्जा का ह्रास होने लगता है। ऊर्जा का गलत हो जाएगा, ओनली 1 2 यहाँ से करेक्ट बात है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है मूल रूप से किसी अन्य समुदाय राज्य या राष्ट्र से संबंधित जैविक सामग्री का अवैध संग्रहण और पेटेंट कराना ये क्या कहलाता है बताना है आपको। ये कहलाता है 58 का बायोपायरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है बायोपायरेसी, इसका आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखो बायोपायरेसी मूल रूप से किसी अन्य समुदाय राज्य राष्ट्र से संबंधित जो जैविक सामग्री है जैसे कि अनुवांशिक संसाधन पारंपरिक ज्ञान ठीक है और इसका अवैध संग्रहण उपयोग और पेटेंट कराना अक्सर बिना उचित प्राधिकरण के मुआवजे के लिए यहाँ पर ये बहुत जो राष्ट्रीय कंपनी होती है वो यहाँ पर इसको तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा बायोपायरेसी इसका करेक्ट आंसर है। 59 है जैव निम्नीकरण प्रदूषक के संबंध में विचार करना है। ये सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से निम्नीकृत हो सकने वाले प्रदूषक को संदर्भित करते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकंड सभी प्लास्टिक और कांच अपशिष्ट जैव निम्नीकरण प्रदूषकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड बात गलत है, सभी नहीं आते हैं। ठीक है, प्लास्टिक और कांच जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं, वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो ये बात क्या होगी गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखते हैं। वृक्षों की कटाई के प्रतिबंध लगाकर निम्नलिखित में से किन आपदाओं का शमन किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर देखते हैं। भूस्खलन क्या होता है पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं जिससे क्या है मिट्टी के कटाव और भूस्खलन को खतरा कम हो जाता है। ठीक है, सूखा सही है। सूखा क्या है सूखा वाष्पोत्सर्जन पेड़ वाष्पोत्सर्जन जो होता है इसके माध्यम से स्थानीय जो जलचक्र है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे क्या तो वर्षा को बढ़ावा मिलता है और ये सूखे की स्थिति को कम करता है। बाढ़ क्या होगा बाढ़ वनस्पति जल वर्षा जो होता है उसको शोषित करती है और इसके पानी को बहाव गति को धीमा कर देती है जिससे क्या होता है बाढ़ की गंभीरता कम हो जाती है। तीनों करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी नंबर होना चाहिए, डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 61 देखते हैं। 61 नंबर है यहाँ से भारत स्टेज BS और
यूरो मानकों का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर अंकुश लगाता है? ठीक है, देखते हैं इसको। पहला पहला बोला है वाहन उत्सर्जन, पहली बात करेक्ट है। ठीक है, दूसरा रेडियोधर्मी उत्सर्जन। देखो भारत स्टेट जो है और यूरो उत्सर्जन मानक जो भारत के यहाँ पर जो यूरोपीय संघ में लागू है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वाहन जो उत्सर्जन होते हैं उनका वाहन निकास निकलने वाले जो प्रदूषक होता है उस पर अंकुश लगाना। ये मानक वाहन के जो निकलने वाले हानिकारक गैस हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर, उसकी जो मात्रा उसको विनियमित करते हैं। पहली बात करेक्ट है। रेडियोधर्मी उत्सर्जन को नहीं करते हैं, ये बात गलत है। और औद्योगिक बहिस्राव को भी नहीं करेंगे। सिर्फ एक बात यहाँ से करेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BS। ठीक है, आपसे बोलेगा कि हमारे पास एक आपसे स्टेटमेंट देगा कि हमारा जो BS 1-4 की गाड़ी है। ठीक है, मैं इसके यहाँ पर दिल्ली में जैसे शहरों में यहाँ पर प्रतिबंधित, दिल्ली जैसे शहरों में क्या प्रतिबंधित कर देगा इनको, है ना, क्योंकि ग्रैप 3 लागू है यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे जो BS 4 की गाड़ी है तो यहाँ पर दिल्ली में क्यों प्रतिबंधित की गई है ना, कि यहाँ पर वाहन उत्सर्जन करेगी, ये रेडियोधर्मी उत्सर्जन करेगी, ये औद्योगिक बहिस्राव करेगी, तो लोग तीनों मार के आएंगे। बल्कि यहाँ पर सिर्फ वाहन उत्सर्जन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात याद रखने, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसका आंसर 1 है सिर्फ। 62 है भोजन के निम्नलिखित में से किन गुणों में सुधार लाने के लिए खाद्य पदार्थों जो होते हैं उसकी योगज, जिसको बोलते हैं फूड एडिक्टिव, का प्रयोग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 62 का। एक तो पहला रंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खाद्य पदार्थ जो योगज होते हैं वे पदार्थ जिन्हें भोजन में जानबूझकर थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है ताकि उसके जो गुण है उसमें सुधार लाया जा सके। ये मुख्य रूप से निम्नलिखित गुणों में सुधार कर सकते हैं, जैसे कृत्रिम रंग, ठीक है, और प्राकृतिक रंगों का उपयोग भोजन और अधिक आकर्षक बनाने के लिए पर कर सकते हैं। स्वाद को लेकर के फ्लेवरिंग एजेंट मिला सकते हैं इसमें। ठीक है, और सेल्फ लाइफ के लेकर के यहाँ पर जो का ये संरक्षक, जैसे कि भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसके सेल्फ लाइफ भंडारण के लिए अवधि बढ़ाने के लिए होता है। तो तीनों बातें यहाँ पर क्या इसको यूज कर सकते हैं। आंसर डी करेक्ट है 62 का। 63 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक प्रत्यक्ष रूप से वाहनों के धुएं से उत्सर्जित होते हैं? आंसर हो जाएगा 63 का। करेक्ट आंसर एक तो स्टेटमेंट देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने आपको ऊपर बताया था स्टेटमेंट एक। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर एक जहरीली गैस है जो अपूर्ण दहन के मामले में बनती है और वाहनों के निकास का एक प्रमुख घटक है। आगे देखते हैं ओजोन। ओजोन यहाँ से इसमें नहीं होगा। ठीक है, ओजोन क्या है, ओजोन यहाँ से इसमें नहीं होगा। आगे पार्टिकुलर मैटर, ये भी होगा क्योंकि पार्टिकुलर मैटर जो है ये दहन प्रक्रियाओं के दौरान जो उत्पन्न ठोस कण होते हैं और धुएं में के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है। और देखते हैं चौथा, मीथेन भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि मीथेन भी एक प्रकार की क्या है, हाइड्रोकार्बन है जो बिना जले ईंधन के रूप में उत्सर्जित करता है। 1, 3, 4 करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे क्वेश्चन है 64। भारत में निम्नलिखित में से किसके या किन के लिए समर्पित संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है? आंसर हो जाएगा 64 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये पहला बाघ। राइट, जो यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर टाइगर है, ये 1 अप्रैल 1973 शुरू की गई थी, जो भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए पहली परियोजना थी। ठीक है, हाथी एलिफेंट प्रोजेक्ट ये 1992 में शुरू की गई थी, सही है। मगरमच्छ ये भी आपका करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल से शुरू किया गया था 1974 में। आपको सीरियल से लगाने के लिए देगा इनमें से कौन सा कब यहाँ पे आया था। राइट, ये फिर ऐसे बोल देगा इनमें से कौन है जो अपने क्रम के हिसाब से यहाँ पे इनके संरक्षण के लिए समर्पित है। राइट, तो याद रखना सबके सन कौन कौन से कब हैं। ये परियोजना सभी संबंधित प्रजातियां उनके आवासों की सुरक्षा के लिए संकेंद्रित की जाती हैं। तीनों बातें सही है, आंसर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है पेयजल प्रदूषक स्वास्थ्य को उनके प्रभाव को लेकर के विचार करना है। यहाँ पर प्रदूषक हो गए, यहाँ पर इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव हो गया। ये पहला नंबर नहीं है, ठीक है, मिस्टेक होगी नंबर थोड़ा, यहाँ से 1 होना चाहिए, यहाँ से 2 होना चाहिए था। तो देखो फ्लोराइड क्या होगा, दांतों पर बुरे धब्बे, ये पहली बात है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। फ्लोराइड यहाँ पर जो होता है इसकी अधिकता से दांतों पर बुरे धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ पर फ्लोरोसिस बोलते हैं। शीशा यकृत को क्षति, ये गलत है, सेकंड स्टेटमेंट ये होगा। ठीक है, कि शीशा यकृत को क्षति नहीं पहुँचाता। शीशा क्या होगा, तंत्रिका तंत्र, और यहाँ पर जो इस गुर्दे होते हैं किडनीज, इनको यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई, सेकंड। पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट है, हाँ, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम यहाँ पर मेथेमेग्लोबेनिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात करेक्ट है, तीसरी है ये बात। ठीक है, 1 और 3 बात करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से गलत थी। राइट, तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से
करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंट करने में, तो यहाँ से याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन 66 है, ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंटरनेशनल कॉमर्स ट्रैफिक के संबंध में विचार करना है, इंपॉर्टेंट है। इसे कंजर्वेशन इंटरनेशनल के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा इसका, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की स्थापना 1976 IUCN और यहाँ पर WWF है उसके तत्वाधान में की गई थी, ना कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल में, तो ये बात गलत है। ये विश्व भर में वन्यजीव की जो कानूनी और अवैध व्यापार दोनों की निगरानी से संबंधित होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक माना जाते हैं, आंसर हो जाएगा 67 का। एक तो पहला मृत कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, यहाँ से सही है क्योंकि यहाँ पर ये अब अजैविक घटक माने जाएंगे। सूर्य का प्रकाश, ये भी क्या अजैविक घटक है, ठीक है। तीसरा मृदा संरचना की स्थलाकृति, ये भी क्या अजैविक घटक होते हैं, राइट। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है क्योंकि सभी कारक पारिस्थितिक तंत्र के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आंसर 1 2 3 करेक्ट हो गएगा, तो यहाँ से डी। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता का सर्वोत्तम वर्णन करता है, आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसको, देखो सकल प्राथमिक उत्पादकता जो होता है GPP, वह दर होती है जिस पर उत्पादक जैसे जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन करते हैं। इससे वो बड़ी जो मात्रा में ऊर्जा शामिल होती है इसमें, ठीक है, जिसका उपयोग अब पौधे क्या है अपने स्वयं शोषण के लिए कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 68 का। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से संबंध में सही है। देखते हैं इसको। पहला बोला है ये सीमेंट निर्माण के दौरान निर्मुक्त होती है। पहली बात क्या है, जो मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में ये बोला है कि ये सीमेंट निर्माण के दौरान निर्मुक्त होती है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है निर्वनीकरण के कारण इसकी मात्रा में वृद्धि होती है। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर निर्वनीकरण मतलब होता है वनों की कटाई, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वनों की कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ये बात सही है इसकी, ठीक है। आगे इसकी मात्रा में वृद्धि मुख्य रूप से महासागरीय अम्लीकरण के लिए उत्तरदायी होगी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर महासागरों को अवशोषित होता है, जिससे क्या महासागरीय अम्लीकरण होता है, ये भी बात सही। तीनों बातें सही, आंसर क्या होगा 69 का करेक्ट आंसर 1 2 3 बी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं 69 हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कौन सा कारक है, आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर। यहाँ से देखते हैं स्टेटमेंट, स्थानांतरण कृषि प्रणाली, अतिचरण और कृषि भूमि में कीटनाशकों का उपयोग, तो आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर। ये सभी क्या है, ये सभी यहाँ पर जो भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक हो जाएंगे इसके, ठीक है। अतिचारण से क्या होता है, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से क्या होगा, वनस्पति आवरण हट जाएगा जिससे मृदा अपर्दन होगा, ठीक है। और यहाँ पर कृषि भूमि में कीटनाशकों का उपयोग इससे अगर करेंगे तो क्या होगा, ये रसायन के अत्यधिक उपयोग से मृदा की जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाएगी और प्रदूषित होगी, जिससे क्या होगा, भू निम्नीकरण होगा। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। इससे अंतर कृषि क्या होगा, इससे इस प्रणाली से वनों को जलाया जा सकता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, मृदा का क्षरण होगा और भू निम्नीकरण होगा। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये एक तो महासागर, ठीक है, देखो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र वे होते हैं जिनकी जो प्रकृति में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं और मनुष्य द्वारा बनाए या अवशोषित या संशोधित नहीं किया सकते। महासागर, मरुस्थल, नदियाँ प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है, ठीक है। एक्वेरियम और उद्यान जो होते हैं ये क्या है, ये मानव निर्मित है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये बात गलत हो जाएगी। प्राकृतिक हो जाएगा महासागर, मरुस्थल, नदी, मतलब यहाँ पर मानव थोड़ी बनाया यहाँ पर महासागर, ठीक है, ना ही मरुस्थल बनाया ना ही नदी बनाई है, तो तीनों यहाँ से आंसर हो गया 1 2 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्लास 6 या 7 की एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वाला, ये मतलब पूरा टॉपिक है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 72, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा, देखते हैं। ये कच्चे तेल में शोधन से प्राप्त होने वाला एक उप उत्पाद है। पहली बात 72 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, यह मुख्य रूप से ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन से बनी होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात है
ये एक गंधहीन गैस होती है, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एलपीजी गंधहीन गैस है। रिसाव से पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। आपसे बोले किसी कारण में आती है एथिल मरकैप्टन, ठीक है, जिससे क्या एक विशिष्ट गंध आती है, इसलिए यहाँ पर तकनीक रूप से शुद्ध गैस गंधहीन होती है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा स्थल है? आंसर हो जाएगा भारत में जो संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा स्थल है, ये पहला खंबात की खाड़ी, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरा सुंदरबन डेल्टा। तीनों यहाँ से क्या है, ये सब ज्वारीय ऊर्जा स्थल है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, तीनों यहाँ से करेक्ट है। ये सभी क्या है, स्थल भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के स्थित, जहाँ ज्वार भाटे की ऊंचाइयाँ जो होती है अधिक होती है और जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, इसलिए यहाँ पर दिए गए विकल्प यहाँ पर सभी यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा के स्थल है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है 73 का। 74 देखते हैं, किसी विशेष जीव के ऊतक में विषाक्त रसायन के संकेंद्रण निक्षेपण की घटना को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं क्या, जैव संचयन, ठीक है, जैव संचयन, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। देखो, किसी विशेष जीव के ऊतक में विषाक्त रसायनों संकेंद्रण निक्षेपण की घटना को जैव संचयन कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जीव अपने पर्यावरण जैसे किसी दूषित भोजन या पानी के माध्यम से किसी पदार्थ को उस तरह से अधिक तेजी से अवशोषित करता है जिस दर से वह बाहर निकलता है। समय के साथ साथ वह पदार्थों के जीव ऊतकों के जमा हो जाता है, जिससे यहाँ पर उच्च सांद्रता होती है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 75 है, पर्यावरण के संबंध में हरित रसायन ग्रीन केमिस्ट्री पद संदर्भित करता है किसको? ग्रीन केमिस्ट्री पद किसको संदर्भित करता है? पर्यावरण को लेकर के। आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो, पर्यावरण में संबंध है हरित रसायन जो होता है, ये उस उत्पादन प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण या ह्रास करता है। यह रसायन विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो खतरनाक पदार्थ के उपयोग या उत्पादन को कम करने, समाप्त करने के लिए रासायनिक उत्पादों की प्रक्रिया को डिजाइन करता है, ठीक है। आंसर 75 का ए करेक्ट हो जाएगा। 76 है, ह्यूमस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका निर्माण नदी तल ज्वालामुखी राख के निक्षेपण से होता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस मुख्य रूप से मृत कार्बनिक पदार्थ है जो, ठीक है, उसके अपघटन से बनता है, ना कि नदी ज्वालामुखी राख के निक्षेपण से। ये सूक्ष्म जीव संबंधी कार्यों के प्रति निम्न प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस सूक्ष्म जीव संबंधी कार्यों के प्रति उच्च प्रतिरोध प्रदर्शित करती है, यह धीरे धीरे विघटित होती है और मिट्टी में लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। निम्न नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, निम्न वाला निम्न प्रतिरोध बोला तो गलत होगा। ये पोषक तत्वों के संग्रह के रूप में काम करता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये जो है, ये जो ह्यूमस आवश्यक पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं उसके नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक महत्वपूर्ण भंडार होता है जिन्हें यहाँ पर धीरे धीरे छोड़ती है, क्योंकि यहाँ पर विघटित होती है। ओनली 3 करेक्ट है, आंसर बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोल रखा है, स्टेटमेंट पहले देखते हैं। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे जो होते हैं, जो फोटोकेमिकल स्मोक, इसके निर्माण के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड, वाष्पशील यहाँ पर कार्बनिक यौगिक जैसे एक्रोलिन, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब इसमें होगा, राइट, और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड शास्त्रीय धूम कोहरे, मतलब क्लासिकल जो स्मोक होगा उसका भी एक घटक है, ना कि प्रकाश रासायनिक कोहरे का, तो ये बात गलत होगी। 1 2 3 करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3, 3 बातें यहाँ से इसकी सही है, आंसर डी, ठीक है। क्वेश्चन 78 है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि पर जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणाम या प्रभाव हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा, देखो, पीड़क संक्रमण की घटनाओं में वृद्धि, पहली बात सही है। सेकेंड बात है फसलों की असमान रूप से तेजी वृद्धि, ये भी बातें से क्या होगा, जैसे कि ये जलवायु परिवर्तन का संभावित परिणाम होगी। जैसे कि यहाँ पर क्यों, क्योंकि बढ़ा हुआ स्तर तापमान और कुछ फसलों में तेजी वनस्पति विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे यहाँ पर अक्सर पोषण गुणवत्ता में उपज में वृद्धि के साथ नहीं होगा। शीघ्र पुष्पन में प्रेरित करना, ठीक है, शीघ्र पुष्पन क्या होगा, प्रेरित करना, जैसे क्या होगा, गर्म मौसम में यहाँ पर कई पौधे प्रजातियाँ पुष्पन फूल आने का यहाँ पर समय से पहले हो जाता है, ठीक है, जिससे परागण उनके साथ तालमेल बिगड़ जाता है और फसल पैदावार प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पर प्रभावित होने के यहाँ पर
प्रभाव हैं जो संभावित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन के, तीनों यहाँ से कारण हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, आप लिख सकते हो 1 2 3 करके। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की जो संभावित परिणाम कौन कौन से हैं, तीनों ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के कार्य होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व के कार्य में से कौन से? आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों के और अन्य संसाधनों का संरक्षण। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। आर्थिक विकास का प्रोत्साहन, सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षण प्रोत्साहन, तीसरी बात भी करेक्ट है, जो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व के कार्य है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के कार्य ये पारिस्थितिक तंत्रों और प्रजातियों और आनुवंशिक विविधताओं का संरक्षण करना होता है, ठीक है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट होंगी, राइट। और जो लॉजिस्टिक कार्य होता है वो क्या होगा, अनुसंधान, निगरानी, शिक्षा, प्रशिक्षण, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का समर्थन करना। इसलिए यहाँ पर दिए गए विकल्प में बायोस्फीयर रिजर्व के कार्य ये सब हैं। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है 79 हो गया, 80 नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? आंसर हो जाएगा टी का करेक्ट आंसर यहाँ से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पहली बात सही है। सेकंड, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरबन को 2001 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। मंदार की खाड़ी को भी यहाँ पर 2001 में शामिल किया गया, तो ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से तीनों है, तो 80 का जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 डी। 81, उष्ण और शुष्क मरुस्थल की वनस्पतियों निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल यहाँ पर देखा जा सकता है? इसमें देखते हैं 81 को। पहली बात यहाँ से इसमें बोला है तने व जड़ की जल का भंडारण, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 81 को जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि तने जल का भंडारण जो होगा जिससे शुष्क परिस्थिति में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पौधे अपने तनों, जैव कैक्टस जितने होते हैं, जैसे कैक्टस जड़ में पानी जमा करते हैं, पहली बात सही है। चमकीला और मोमी पर्ण, ये किससे क्या होगा, ये पत्तियां पर मोमी पर्ण मतलब चमकीली और सतह वाष्पोत्सर्जन को लेकर के कम करने में मदद करेंगी। और लंबी गहरी जड़, ये क्या होगा, ये भूमिगत जल स्तर को पहुंचने के लिए पौधों की जड़ें बहुत लंबी गहरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से सभी तीनों करेक्ट है, आंसर 81 का डी। 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान और राज्य विचार करना है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है। पहला क्या होगा, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा बोला दुधवा असम, गलत है, क्योंकि यहाँ पर दुधवा की तरह दुधवा ये उत्तर प्रदेश में, सब में नहीं। दाचिगम सिक्किम, दाचिगम ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये बात गलत है। आगे देखते हैं चौथा, ताडोबा महाराष्ट्र, ताडोबा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में ये आपसे सही होगा, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। तो 1 4 बातें सी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4 सी। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रिंग सॉक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? ठीक है, देखो स्प्रिंग सॉक या अम्लीय आघात जिसको बोलते हैं एसिड सॉक, ये एक पर्यावरणीय घटना है जो बसंत ऋतु में होती है। ठीक है, कब होती है? बसंत ऋतु में होती है, राइट। और हाँ, और यहाँ से सर्दियों के दौरान बर्फ और हिमपात जमा हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बसंत में अचानक पिघलने की बड़ी मात्रा में जल निकाय में मिल जाता है, जिससे क्या होता है पीएच स्तर अचानक से गिर जाता है, जो जलीय जीवन के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से ए बात करेक्ट है। ठीक है, आपसे बोलेगा स्प्रिंग सॉक जो है इससे क्या होगा, ये होने से हमारा जलीय जीवन जो है उसका हानिकारक पहुँचेगा या कोई हानिकारक नहीं पहुँचेगा, ये हमारे जो उसके लिए मतलब शरीर के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। तो ये बात याद रखना है आपको कि जलीय जीवन के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर ए करेक्ट है। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य रंजक जिसको फूड कलरेंट्स बोलते हैं, आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ये एक तो पहला जिसमें से कांगोरेड, बात गलत है। ठीक है, कांगोरेड एक डाई होती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से प्रयोगशाला में सूचक के रूप में करते हैं, ये खाद्य रंजक रूप में नहीं करते हैं। ऑरेंज क्या? ऑरेंज एक खाद्य रंजक है जिसे आमतौर पर सनसेट और येलो जो FCF है, सनसेट येलो FCF उसके नाम से भी जानते हैं, और ये खाद्य पदार्थों के उपयोग के लिए स्वीकृत है। और लेड क्रोमेट ये भी यहाँ पर क्या है, इसका उपयोग प्रयोगशाला में सूचक रूप में करते हैं। ये खाद्य रंजक जो हो जाएगा, ये क्या होगा? खाद्य रंजक है। ये खाद्य रंजक कांगोरेड एक डाई प्रमुख प्रयोगशाला में सूचक के रूप में करते हैं, ये खाद्य रंजक नहीं होना चाहिए, है ना। खाद्य रंजक
क्रोमेट भी नहीं होगा, राइट। तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका केवल 2 होना चाहिए, ठीक है, ऑरेंज। यहाँ पे ऑप्शन में है, देखते हैं। ऑप्शन में केवल 2 तो नहीं है। पूछा क्या क्वेश्चन, कौन सा सही उत्तर है ना? सही उत्तर होना चाहिए, तो यहाँ से कांगोरेट तो नहीं होगा, ये यहाँ से आंसर जो होगा केवल 2 होना चाहिए। बी केवल 2, चलो अपना रख लेते हैं, बी स्टेटमेंट केवल 2, ठीक है, याद रखना है। स्टेटमेंट यहाँ में प्रिंट थोड़ा सा कर दिया लोगों ने प्रिंट करने में, तो एक क्वेश्चन ऊपर मिस प्रिंट था, एक यहाँ पर नीचे मिस प्रिंट है। देखो क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन में आपको सही मिलेगा कि क्या है, लेकिन जो यहाँ पर नंबरिंग है, किया नंबरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया, ठीक है। बाकी एक ही 2 क्वेश्चन में ऐसा होगा, ज़्यादा नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 यहाँ से करेक्ट है 84 में, ठीक है। 85 देखते हैं। 85 यहाँ से 1892 में प्रवर्तित बेसल कन्वेंशन संबंधित है किससे? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर। यहाँ से देखते हैं इसको, यहाँ से आंसर होगा 85 का करेक्ट आंसर। ये ए खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर आवाजाही पर उसके निपटान से नियंत्रण में, ठीक है। तो बेसल कन्वेंशन क्या होगा? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे 1992 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य खतरनाक अपशिष्टों सीमा पार संचालन को नियंत्रित करना और उसके पर्यावरण प्रबंधन को सुनिश्चित करना, विशेष रूप से विकासशील देशों और उनके सब्सिडी निपटान को रोकना। क्या होगा? ए करेक्ट है। 86 नंबर यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा दलदली समुदाय में खास श्रृंखला का सही अनुक्रम होगा? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये तितली, मेढक, सांप, बाज, ठीक है, इसका करेक्ट। दलदली समुदाय में खास श्रृंखला का सही क्रम इस प्रकार होता है, जैसे कि उत्पादक में पौधे तितली का सेवन करेगी, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता में तितली शाकाहारी होती है, द्वितीय में मेढक तितली खाता है, और तृतीय उपभोक्ता में सांप मेढक को खाता है, और शीर्ष उपभोक्ता में बाज सांप खाता है, ठीक है। इस टाइप से एक करेक्ट आंसर है। 87 नंबर है, ये बात आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट थी, वो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी से। 87 नंबर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है, उसके संबंध में विचार करना है। ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड बात बोला, इसका गठन जल प्रदूषण की रोकथाम करना और नियंत्रण करना 1974 के तहत किया गया था। ये सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर 87 का सही पूछा है तो सी होना चाहिए, हाँ ठीक है, सी करेक्ट है। 88 है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को प्रतिबंधित करना होता है। पहली बात गलत, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन संसाधनों का समेकन और ब्रिटिश हित के लिए वनों का प्रबंधन करना था, न कि दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को प्रतिबंधित करना। ये अधिनियम ग्राम समुदाय को आरक्षित वनों पर अधिकार देने की शक्ति राज्य सरकार को सौंपता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह अधिनियम ग्राम समुदाय के पारंपरिक अधिकार को छीनकर राज्य सरकार और वन अधिकारियों को व्यापक शक्तियां सौंपता है, ना कि उन्हें अधिकार देने की शक्ति करता है। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 89, फ्लाई ऐश के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। फ्लाई ऐश वे हल्के कण हैं जो चिमनी से निकलने वाली गर्म गैसों के साथ उड़ते रहते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड यहाँ से वर्तमान में वायुमंडल से इन्हें हटाने की कोई विधि ज्ञात नहीं है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाई ऐश को वायुमंडल से हटाने के लिए कई विधियाँ ज्ञात हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है जो, ठीक है, और बिग फिल्टर, राइट, इनका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में कर सकते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 89 का एक बात यहाँ से सही है। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से किन कारकों से कृषि और आगे क्या है, हाँ, कृषि उत्पादन में उत्पादकता कम होती है? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 90 का। यहाँ से देखो, एक तो निरंतर की जाने वाली गहन कृषि में, ठीक है, इससे क्या होगा? कृषि उत्पादकता में कम होने के कारक होते हैं, और खेतों की अधिक सिंचाई, इससे भी क्या होगा? ये होगा, ठीक है, और भूजोतों का आकार छोटा होना, ये भी एक इसका प्रभाव होगा, ठीक है। तीनों बातें करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भूजोतों का छोटा आकार होना आधुनिक पशुनीकरण और कुशल प्रबंधन को बाधित कर सकता है। तीनों बातें सही होंगी। आंसर क्या है?
आंसर डी करेक्ट, डी नहीं बी करेक्ट है। 1 2 3। अगला है 91, प्रबल भित्तियों के संबंध में विचार करना है। ये भित्तियां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती हैं। पहली बात 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड है ये केवल समुद्र इस तरफ के ऊपर ही जीवित रह सकती है। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रबल भित्तियां हैं इनको जीवित रहने के लिए समुद्र स्तर के नीचे उथले जल की आवश्यकता होती है, ताकि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सके। इन्हें उथले जल की आवश्यकता होती है। ये बात करेक्ट है, अभी बताया मैंने आपको। तो 1 और 3 करेक्ट है। आंसर 91 का क्या होगा, डी बात सही है। 92, निम्नलिखित में से कौन से स्थलीय आपदाओं के उदाहरण होते हैं। आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो हिमस्खलन, ठीक है, और एक आपका ज्वालामुखी विस्फोट। ये क्या होंगे, ये आपकी स्थलीय आपदाओं के उदाहरण है, ठीक है। स्थलीय आपदाएं वे होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर या उसके नीचे उत्पन्न होती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं एक वायुमंडलीय जलीय आपदा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, याद रखना है। आंसर क्या होगा, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर, हिमस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट, याद रखना है। सूखा भी इसमें आंसर नहीं होगा इसका, राइट। तो करेक्ट आंसर बी यहाँ से 2 4 करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है 93, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य के महत्वपूर्ण निर्माण में भूमिका निभाता है। आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर एक तो कवक, ठीक है, और एक दूसरा जीवाणु, दोनों यहाँ से करेक्ट है, जो खाद्य निर्माण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका निभाते हैं। कवक और जीवाणु कार्बनिक पदार्थों के अपघटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे क्या खाद्य का निर्माण होता है, और विषाणु आमतौर पर इस प्रक्रिया के प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते हैं। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर बी सही है। 94, नाइट्रोजन चक्र के संबंध में किस प्रक्रिया में अमोनिया का नाइट्रेट रूपांतरण हो जाता है। अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण होना, आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 94 का ए नाइट्रीकरण। ये यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोजन चक्र में संदर्भ में अमोनिया का नाइट्रेट रूपांतरण नाइट्रीकरण कहलाता है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, ठीक है, 2 स्टेज में होती है, राइट। पहले में अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करना, और दूसरे चरण में नाइट्रेट को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करना, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर 94 का एक करेक्ट है। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषकों की श्रेणी में आता है। आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर, जो प्राथमिक प्रदूषक की जो श्रेणी में आएगा यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों बातें करेक्ट है। पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये बात गलत होगी इसकी, ठीक है। जो पैराक्सी एसिटिलेट होता है नाइट्रेट, ये पैन का एक द्वितीयक प्रदूषण है, जो यहाँ पर प्राथमिक प्रदूषक जो होता है उसके वायुमंडलीय प्रक्रिया से बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये द्वितीयक प्रदूषण। ओनली 1 2 करेक्ट है, बी करेक्ट आंसर सही है इसका। 96 है, गणकीय प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। ये प्रदूषक वाहन उत्सर्जन में विद्वान होते हैं। ये प्रदूषक वाहन उत्सर्जन में विद्वान होते हैं। पहली बात 96 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। मानव स्वास्थ्य पर इनका प्रभाव कण आकार पर निर्भर नहीं करता है। सेकेंड बात भी क्या होगी यहाँ से, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इनका जो मानव स्वास्थ्य पर इनका प्रभाव कण के आकार पर निर्भर नहीं करेगा। ये प्रदूषक सजीव हो सकते हैं, ये बात करेक्ट है, ठीक है। कण के प्रदूषक ठोस कण और तरल बूंदों का मिश्रण होता है, जिनमें धूल, गंदगी, काली, धुआं ये सब होता है, और यहाँ तक कि बैक्टीरिया या फफूंदी बीजाणु जैसे भी यहाँ पर जीवित जीव शामिल हो सकते हैं। आंसर क्या होगा, सजीव मतलब जो भी जीवित जीव होते हैं वो, ठीक है। तो 1 और 3 यहाँ से क्या होगा, इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन 97 है, इको एफिशिएंसी पद के संबंध में विचार करना है। ये पारिस्थितिक प्रभाव कम करते हुए मानव आवश्यकताओं पर पूर्ति करने के लिए वस्तु की सेवाओं का वितरण को संबंधित करता है, ठीक है, संदर्भित करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये शब्द वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा सर्जित किया गया था। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है, और यह शब्द 1900 में दशक में वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल द्वारा यहाँ पर गढ़ा गया था, ठीक है। तो दोनों बातें सही है, आंसर दोनों करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में विचार करना है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ऑक्सीजन की सांद्रता से अधिक होती है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में CO2 की सांद्रता को कमी कर देती है, यह कम कर देती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो होती है वृद्धि से जलीय पारिस्थितिक तंत्र CO2 की सांद्रता कम नहीं होती, बल्कि CO2 जल में घुल जाती है, जिससे सांद्रता बढ़ जाएगी और जल की अम्लीकरण हो जाएगा।
पूरा प्रोसेस के साथ आपको लिखना है, ठीक है। तो इस वजह से क्या सेकंड वाली बात गलत है, ठीक है। तो आंसर ओनली 1 करेक्ट है। 98 का आंसर एक बात सही है। 99 नंबर है, प्रतिकूल पारिस्थितिक पर्यावरण दबाव से बचने के लिए जंतुओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर। इसका उपयोग करते हैं एक तो शीत निष्क्रियता, जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, हाइबरनेशन क्या होता है, ये ठंड में महीनों के दौरान निष्क्रियता की स्थिति होती है जो जंतुओं को तब कम तापमान और भोजन कमी को बचने से मदद करती है। ग्रीष्म निष्क्रियता, जिसको बोलते हैं एस्टिवेशन, ये क्या है, ये गर्मी में यह सूखे महीने के दौरान निष्क्रिय स्थिति होती है जो जंतुओं को उच्च तापमान और पानी की कमी से बचने में मदद करेगी। और उपरति डायपॉज, ये क्या होता है, ये विकास की एक निलंबित अवस्था है। ये विशेष रूप से कीड़े जिसमें यहाँ पर उन्हें प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बचाने में मदद करेंगे। तीनों बातें करेक्ट है। 99 का आंसर सभी सही है, ठीक है। डी लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, जल में कार्बनिक अपशिष्ट पर जीवाणु की क्रिया के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, जहाँ वायवीय जीवाणु जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वृद्धि करते हैं, वहीं अवायवीय जीवाणु ऑक्सीजन की मात्रा में कमी करते हैं। पहली बात, 100 का पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड, जहाँ वायवीय जलवायु जो जीवाणु है केवल अकार्बनिक पदार्थ विघटित करते हैं, वहीं अवायवीय कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों का विघटन करते हैं। सेकेंड बात ये भी गलत है, दोनों बातें गलत है। आंसर यहाँ से 100 का डी करेक्ट है, कोई सही नहीं है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराए और 50 क्वेश्चन आपको मैंने पार्ट 2 में करा दिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पूरा यहाँ से पेपर खत्म हो गया है, राइट। आपको इस पेपर को रिवीजन करना है अच्छे से। जितने भी टॉपिक आए थे आप इन टॉपिक को रिवीजन करना है, यानी कि पेपर के आप छोड़ के भूल गए। अब इन टॉपिक को जितने भी आपको टॉपिक आपको कुछ डाउट थे वो क्या, उनको जाके आपको डीप थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। गूगल नहीं करना है, चैट जीपीटी से नहीं पढ़ना है, आपको सीधे से उठाना है नोटबुक, उससे जाकर टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। और अगला पेपर में लेके आऊँगा इसी का टेस्ट नंबर 9, जो करंट अफेयर्स पर रहेगा। पूरा करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टैटिक पूरा है, वो पूरा करंट अफेयर्स पर रहेगा, जो भी जितने आंकड़े अगस्त सितंबर में न्यूज़ में थे वो, ठीक है। ज़्यादातर पोल्यूशन यहाँ पर न्यूज़ में था, है ना, प्लास्टिक पोल्यूशन था और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर था, राइट। और मतलब स्मॉग को लेकर के यहाँ पर है, राइट, जैसे कि यहाँ पर क्लाउड्स को लेकर के थे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें न्यूज़ में थी इस बार इन्वायरमेंट में अगस्त से सितंबर के बीच में, तो वो सब लेके आएंगे कल पेपर में, ठीक है। तो एंड करते हैं से इसको। बाकी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। और इसका 6-7 नंबर पेपर भी मैं ला चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो बैक करके, राइट। और अभी जो 9वां नंबर लेके आऊँगा वो भी आप देखोगे नेक्स्ट अगला। और दृष्टि का भी मैं पेपर है जो करा रहा हूँ, तीसरा मैं करा चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।